Hello, dear learners. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss the fourth part of DNC Act. तो इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स अपलोड किए हैं चैनल पे। पहला जो पार्ट है DNC एक्ट का इंट्रोडक्शन, दूसरा शेड्यूल है और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज़। तो आज के लेक्चर में हम गवर्नमेंट एनालिस्ट जो पॉइंट है वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और करियर अपॉर्चुनिटी जो है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मतलब मैंने इस लेक्चर में जो सारे क्लॉज है गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए जो क्लॉज मेंशन किए हैं वो मैंने डिटेल्स में डिस्कस किए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। सो लेट डिस्कस गवर्नमेंट एनालिस्ट। हमने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स में 3 बॉडीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, एडवाइजरी, एनालिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। तो एडवाइजरी में जो DTB, DCC एंड एनालिटिकल में जो सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरीज है इसके बारे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था, तो इसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप पहले देखिए। और आज के लेक्चर में हम गवर्नमेंट एनालिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड अपकमिंग जो वीडियोज़ रहेगा उसमें हम एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ जो है उसमें ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी आप गवर्नमेंट एनालिस्ट के बारे में पढ़ोगे और एग्ज़ाम में लिखना है तो कौन से पॉइंट्स आपको पढ़ने और लिखने हैं, तो ये 3 पॉइंट आपने कवर करने चाहिए। सबसे पहले हु इज़ अ गवर्नमेंट एनालिस्ट, मतलब एज़ पर द DNC एक्ट हम गवर्नमेंट एनालिस्ट किसे कहेंगे। देन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन लगता है और एक्सपीरियंस लगता है टू सिक्योर द गवर्नमेंट एनालिस्ट पोस्ट। एंड तीसरा आता है प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ सैंपल, सैंपल आने के बाद एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट। ये सारी चीज़ें आपको इस गवर्नमेंट एनालिस्ट में पढ़ने हैं और एग्ज़ाम में लिखने भी हैं। सबसे पहले हम गवर्नमेंट एनालिस्ट किसे कहते हैं वो देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफाइंग इन द ऑफिशियल गैजेट। अब ऑफिशियल गैजेट का मतलब ये है एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें वो पोस्ट को मेंशन किया गया है। इवन जो हमारे जो हॉलीडेज़ भी आते हैं ना वो ऑफिशियल गैजेट में मेंशन रहते हैं, तो स्टेट वाइज चेंज भी होते हैं। ओके, अपॉइंट ए गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर द सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि सेक्शन 320, सेक्शन 420 के अंदर किसी को हम सज़ा देते हैं, ऐसे बहुत बार आपने सुना होगा। तो सेम जो DNC एक्ट है उस एक्ट के अंदर एक सेक्शन 20 है, उस सेक्शन 20 में एक सब सेक्शन 1 है, उसके अंडर ये पोस्ट को फिलअप किया जाता है। फॉर द एनालिसिस एंड टेस्टिंग ऑफ सैंपल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इन ड्रग कंट्रोल लैबोरेटरीज। मतलब वो पोस्ट का काम क्या है, टेस्टिंग करना सैंपल, कौन से, ड्रग एंड कॉस्मेटिक। लेकिन वो सैंपल कहाँ पे टेस्ट करे गए, ड्रग कंट्रोल लैबोरेटरीज जो स्टेट वाइज में रहते हैं, हर एक स्टेट में ये ड्रग कंट्रोल लैबोरेटरीज रहती है, वहाँ पे ये टेस्ट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स जो कवर करेगा उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट एनालिस्ट। देन जैसे स्टेट गवर्नमेंट के एनालिस्ट रहते हैं, सेम द सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एनालिस्ट रहते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट ए गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर द स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ द ड्रग और कॉस्मेटिक्स अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट। सिर्फ इसमें एक जो सेक्शन है वो चेंज है, मतलब सेक्शन 20 है लेकिन सब सेक्शन 2 जो आता है 20 में उसमें ये पोस्ट को मेंशन किया है। ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नमेंट एनालिस्ट शुड हैव नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ द ड्रग और कॉस्मेटिक। जो भी एक्टिविटीज़ आती है रिगार्डिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स में उसमें उसका फाइनेंशियल कोई बेनिफिट्स नहीं रहना चाहिए। गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स is appointed by the state and central government under the section 33F of the act। तो इसी एक्ट DNC एक्ट में एक सेक्शन आता है 33F, उसके अंदर जो हमारी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ये जो मेडिसिनल सिस्टम्स है इसके लिए भी एक गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट किया जाता है। लेकिन ये फ़र्क आप ध्यान में रखना, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो हम किसे कहते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट, जिसमें ये सारे पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम। अभी हम क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस जो कि गवर्नमेंट एनालिस्ट के पोस्ट के लिए लगता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ए ग्रेजुएट इन मेडिसिन, मतलब MBBS और साइंस मीन्स BSc और फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑफ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। जब ये वर्ड आता है ना रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, इसका मतलब दैट यूनिवर्सिटी शुड बी अप्रूव्ड बाय द UGC विथ नॉट लेस दैन 5 years पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस इन द टेस्टिंग ऑफ ड्रग। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर किसी स्टूडेंट का B.Pharm हो चुका है, B.Pharm के बाद उसको 5 years का एक्सपीरियंस है, B.Pharm होने के बाद 5 year का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन किसमें
टेस्टिंग ऑफ ड्रग, टेस्टिंग मतलब एनालिसिस ऑफ ड्रग, मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आता है इंडस्ट्री में, उसमें उसके पास ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिसिन, मतलब एमडी, और साइंस मतलब इन एमएससी, और फार्मेसी मतलब एमफार्म, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस। अगर किसी स्टूडेंट को एम फॉर्म उसका हो चुका है तो एम फॉर्म के बाद उसको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन टेस्टिंग। तीसरा और क्राइटेरिया है एसोसिएटशिप डिप्लोमा ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट इंडिया विथ एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, मतलब एक डिप्लोमा आता है जिस पर्सन का डिप्लोमा हो चुका है इन एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, लेकिन किसके अंडर, एसोसिएटशिप डिप्लोमा ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट विथ नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस, उनको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन द टेस्टिंग ऑफ ड्रग इन लैबोरेटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ, मतलब ऐसे लैबोरेटरी के अंडर उनको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो लैबोरेटरी एक गवर्नमेंट एनालिस्ट के अंडर काम करती हो, नहीं तो कोई भी एक इंस्टीट्यूट, हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, और टेस्टिंग लैबोरेटरीज मतलब कोई भी टेस्टिंग लैबोरेटरीज अप्रूव्ड बाय द पर्पज बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, मतलब जो भी एनालिटिकल बॉडीज़ है उन्होंने किसी भी टेस्टिंग लैबोरेटरीज को, नहीं तो कोई भी जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसको अगर अप्रूवल दिया है कि आप जो भी सैम्पल्स हमारे पास आएंगे वो आप टेस्ट करो, ऐसे लैबोरेटरीज का और इंस्टीट्यूशन का भी एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज, पहली स्लाइड में हमने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस किया, लेकिन जो एक्सपीरियंस हमें एग्जैक्टली किस चीज़ का चाहिए, टेस्टिंग का जो है एग्जैक्टली कौन से ड्रग का चाहिए, तो से इट फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग और एनालिसिस ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, मतलब शेड्यूल सी में जो भी ड्रग्स मेंशन किए गए हैं, जब हमने शेड्यूल के वीडियो में भी कवर किए हैं, तो वो सारे ड्रग का टेस्टिंग और एनालिसिस करने का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, तो जब भी आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो टेस्ट एक्सपीरियंस और एनालिसिस ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी इतना लिखा तो भी मोर देन इनफ है। अब एग्जैक्टली हमें जो एक्सपीरियंस चाहिए, ओके, कितनी ईयर का चाहिए और कौन सी कंडीशंस है वो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और जो भी हमें डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम में नहीं लिखा तो भी चलेगा, इट्स जस्ट फॉर अ नॉलेज पर्पज। ओके, द एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस एज पर द क्लॉज 1 एंड 2, जो हमने क्लॉज 1 और 2 में डिस्कस किया था वो वही एजुकेशन एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन टेस्टिंग ऑफ शेड्यूल सी आइटम्स, आइटम मतलब ड्रग, इन एन इंस्टीट्यूशंस और लैबोरेटरीज अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ्स। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन अगर किसी लैब में काम करता है, किसी इंस्टीट्यूट में काम करता है जहाँ पे ये शेड्यूल सी ड्रग्स को टेस्ट किया जाता है, और वो किसी इंटरव्यू के लिए जाता है, मतलब गवर्नमेंट एनालिस्ट की इंटरव्यू के लिए जाता है, तो उसकी जो लैबोरेटरी है दैट शुड बी अपॉइंटेड बाय द हायर अथॉरिटीज, मिनिमम मतलब नॉट लेस देन 6 मंथ्स। ओके, द पर्सन डू नॉट हैव एजुकेशन एज पर द क्लास 1 एंड 2, मतलब स्पेसिफिक हमने क्लास 1 और 2 में जो डिग्रीज के बारे में पढ़ा था वो अगर डिग्री नहीं, मतलब इट्स फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट, इट्स ऑल्सो एप्लीकेबल, but having experience or training in testing of said Schedule C drugs for a period of not less than 3 years, experience in approved laboratories or institute। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कोई डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट है, ओके, उसने ऐसे शेड्यूल सी के टेस्टिंग और एनालिसिस किया है किसी भी लैब में, लेकिन वो लैब अप्रूवल चाहिए बाय हायर अथॉरिटीज़। ओके, ये हायर अथॉरिटी मतलब क्या है, ये हमारी जो CDL है, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, उससे उनको अप्रूवल चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट एनालिस्ट की जो भी लैब रहेगी उससे वो अप्रूवल चाहिए। लेकिन वो अगर पर्सन काम करता है, डिप्लोमा होल्डर है और वहाँ पे वो काम करता है, उनको मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, और हैव कंप्लीटेड 2 years ट्रेनिंग ऑन टेस्टिंग इन द CDL, उन्होंने ट्रेनिंग बोला है वहाँ पे, मतलब जो भी सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरीज है जो कोलकाता में है, वहाँ का अगर 2 year का एक्सपीरियंस एज अ ट्रेनिंग, ओके, वो भी कंसिडर किया जाएगा फॉर द गवर्नमेंट पोस्ट। देन नेक्स्ट क्लॉज, फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम द डे ऑन विच द चैप्टर 4, अब ये चैप्टर 4 क्या है, मैंने DNC एक्ट के जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर वहाँ पे मैंने मेंशन किया, तो आप वो देख सकते हो।
चैप्टर 4 ऑफ द एक्ट टेक इफेक्ट इन द स्टेट। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेट है, गुजरात रहे, महाराष्ट्र स्टेट रहे, वहाँ पे ये चैप्टर 4 अप्लाई किया गया है और जो भी इंडस्ट्रीज़ है वो इंडस्ट्रीज जो भी स्टैंडर्ड्स मेंशन किए गए चैप्टर 4 में वो फॉलो करती है। देन द पर्सन whose training and experience are considered adequate and competence may be appointed as a government analyst and such a person may be continue in service after 4 years also। इसका मतलब क्या है? जो भी इंडस्ट्री है किसी भी स्टेट में कि वो चैप्टर 4 को अगर फॉलो करती है और वो पर्सन उस इंडस्ट्री में काम करता है और उसको 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ऐसे भी पर्सन का एक्सपीरियंस वो काउंट कर सकते हैं फॉर गवर्नमेंट एनालिस्ट पोस्ट। द नेक्स्ट वन, for the purpose of examination of veterinary biological products, the person appointed as a government analyst should be graduate in veterinary science or general science or medicine or pharmacy। मतलब जो भी वेटरनरी प्रोडक्ट आते हैं, वैक्सीन, सीरा, उसका भी टेस्टिंग एक्सपीरियंस कंसिडर करते फॉर द गवर्नमेंट एनालिस्ट with not less than 5 years experience in the standardization of biological products, or a person having postgraduate degree in above faculties with not less than 3 year said experience। इसका मतलब क्या है? अगर किसी के पास, जो मैंने अंडरलाइन मेंशन की डिग्रीज, अगर डिग्री है तो उसको 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए, और जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, मतलब M.Pharm है, MD है, ओके, दैट टाइम उनको 3 year का एक्सपीरियंस चाहिए इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विच आर रिलेटेड टू वेटरनरी। ओके, द नेक्स्ट वन, द पर्सन ऑलरेडी अपॉइंटेड एज अ गवर्नमेंट एनालिस्ट may be continue to remain in a service if the appointing authority so desires, even though he does not fulfill the said qualification। अगर कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट एनालिस्ट एज अ वर्क करता है लेकिन उसके पास जो भी क्राइटेरिया दिया है क्वालिफिकेशन का वो फुलफिल नहीं करता है, लेकिन हायर अथॉरिटी को लगता है इसका एक्सपीरियंस इज मोर देन इनफ फॉर दैट पोस्ट, तो दैट पर्सन कंटिन्यू एज अ गवर्नमेंट एनालिस्ट। ओके, सो ये जो भी हमने डिस्कस किया है ये सिर्फ आपको नॉलेज पर्पज़ है। आप एग्ज़ाम में लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन जो शेड्यूल सी के ड्रग वो टेस्ट करते हैं एक्सपीरियंस में आपको वो लिखना पड़ेगा। तो जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे स्लाइड पे, वो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट: to analyze or test the samples of drug and cosmetics sent to him by the drug inspector or the other person and furnish the reports of the results of such analysis or test। इसका मतलब क्या है? जो भी ड्रग इंस्पेक्टर उसके इंस्पेक्शन में अगर उसको कोई डाउटफुल सैंपल्स लगते हैं ड्रग के और कॉस्मेटिक के, वो सैंपल गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजेगा। भेजने के बाद गवर्नमेंट एनालिस्ट उसको टेस्ट करेगा, उसकी रिपोर्ट बनाएगा। टू फॉरवर्ड टू द गवर्नमेंट द रिपोर्ट्स ऑफ द एनालिटिकल एंड रिसर्च वर्क with view to their publication at the discretion of the government। मतलब जो भी वो रिपोर्ट्स बनाएगा that report should be forward toward the government for the further prosecutions। Now we discuss the procedure on receipt of sample। जब सैंपल आता है गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास तो एग्जैक्टली वो क्या प्रोसीजर फॉलो करता है। रिसीव सैंपल फ्रॉम द ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर के पास में से सैंपल रिसीव होने के बाद, नहीं तो कोई भी हायर अथॉरिटी वो भी सैंपल भेज सकता है गवर्नमेंट एनालिस्ट को। चेक द सील ऑन द पैकेज, स्पेसिमेन इम्प्रेशन ऑफ द सील रिसीव सेपरेटली। मतलब जो भी उनको पैकेट मिलता है उस पर जो ड्रग इंस्पेक्टर का स्टैंप रहेगा, ओके, जो सील रहेगा वो चेक करना है। देन टेस्टिंग, जो भी सैंपल दिया गया है एज पर द प्रोटोकॉल, जो भी ड्रग है, जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर दी गई है टेस्टिंग की, उसके हिसाब से उसको टेस्टिंग करना है। आफ्टर टेस्टिंग सप्लाइज द रिपोर्ट ऑफ एनालिसिस इन ट्रिप्लिकेट इन फॉर्म 30 टू द इंस्पेक्टर। मतलब जो भी वो रिपोर्ट बनाएंगे तो उनको 3 कॉपीज़ में बनाना है और वो फॉर्म नंबर 30 के साथ इंस्पेक्टर को भेजना है। इंस्पेक्टर मतलब ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में बात करते हैं वो। इफ़ द परचेसर वांट्स टू एनालाइज, परचेसर मतलब जो भी कंज्यूमर है, जो भी कोई पेशेंट्स है, wants to analyze or test or of the drug or cosmetic, he has to make an application for test or analysis in form number 14A। अगर किसी कंज्यूमर को, किसी पेशेंट को अगर कोई सैंपल है टेस्ट करवाना है ड्रग का रहे या कॉस्मेटिक का, तो वो उस एप्लीकेशन करेगा इन फॉर्म नंबर 14A में विथ प्रिस्क्राइब फी। मतलब जो भी फीस है वो भी वो कंज्यूमर को पे करनी पड़ेगी। तो फीस के लिए आपको शेड्यूल बी देखना पड़ेगा, जो कि हमने शेड्यूल के लेक्चर में लिया था। एंड द रिपोर्ट ऑफ द टेस्ट
or analysis of such a drug or cosmetic is to be supplied in form number 14B by the government analyst। और जो भी रिपोर्ट आएगा वो रिपोर्ट 14B में ही उसके साथ वो सबमिट करना पड़ेगा। तो आपको ये फॉर्म नंबर ध्यान में रखने पड़ेंगे फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत बार पूछा जाता है। तो जब ड्रग इंस्पेक्टर हम भेजते हैं, गवर्नमेंट एनालिस्ट जब रिपोर्ट भेजता है, दैट टाइम फॉर्म नंबर 13 कंज्यूमर जो अप्लाई करेगा फॉर टेस्टिंग और एनालिसिस पर्पज वो 14A में करेगा और उसको रिपोर्ट किस में मिलेगा, 14B में। तो ये फॉर्म नंबर आप ध्यान में रखो, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। सो दिस ऑल अबाउट द गवर्नमेंट एनालिस्ट। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ड्रग इंस्पेक्टर। So thank you for your continuous support and subscription my channel. Thank you very much.